क्या वाकई अल्ट्रासाउंड सारे ज़रूरी होते हैं? ये मैंडेटरी है कि एटलीस्ट पूरी प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड मैंडेटरी होते हैं। उससे ज़्यादा भी किए जा सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम पकड़ी जा रही है तो। ग्रोथ के पैरामीटर जैसे क्या? ग्रोथ में मेनली हम देखते हैं कि हाइट और वेट एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे में ब्लड प्रेशर चेक कराना। बच्चे में ब्लड प्रेशर? हाँ, बच्चे में भी बीपीज होते हैं। हमारे पास न्यूबॉर्न्स आते हैं जिनका बीपी हाई होता है। कि बच्चों में बहुत मोटापा देखा गया है, डायबिटीज़ के भी केसेस होते हैं। बच्चों के अंदर मेजॉरिटी देखा जाता है टाइप 1 डायबिटीज कॉमन होता है जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। ये मेनली आपके जीन्स की वजह से, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से होती है। बट नॉर्मली कहा जाता है कि 300 में से एक बच्चे को कहीं ना कहीं डायबिटीज होने का रिस्क होता है। इसका ट्रीटमेंट इज ओनली इंसुलिन। ये दवाइयों से नहीं ठीक हो सकती एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर। और किडनी का भी फैमिली से जेनेटिक से होता है संबंध? किडनी की बहुत सारी बीमारियां जो जेनेटिक चलती हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेरेंट्स का यही रहता है कि फैमिली में किसी को भी कोई किडनी की प्रॉब्लम है या नहीं और किस प्रकार की है। एक बच्चे को पकड़ा गया, हम मैंडेटरली बोलते हैं कि दूसरे बच्चे का भी अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिए, उनको भी ना हो। बहुत से बच्चे रात में बिस्तर गीला भी कर देते हैं, तो वो भी क्या बीमारी का लक्षण है? 5 साल के बाद भी अगर बच्चा रात को बिस्तर में यूरिन करता है या इवन डे टाइम में सोने के टाइम पे यूरिन करता है तो इसको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। स्ट्रेस भी बच्चों को बहुत हो रहा है आजकल। छोटे छोटे बच्चों में तमाम तरह के स्ट्रेस है। प्रेशर से 2 चीजें बड़ी कॉमन है बच्चों में। वन इज कि आपके जैसे आप किडनी पर्सपेक्टिव से बात करें तो बेड वेटिंग, एंड सेकंड इज इवन हाइपरटेंशन कैन बी देयर। तो ये किडनी के जब फिल्टर खुल जाते हैं तो उसमें से यूरिन में प्रोटीन लीक करना शुरू हो जाता है। बट अगर लगता है किडनी फेलियर बढ़ता जा रहा है तो ऐसे बच्चों में दवाइयां जब काम नहीं करती तो डायलिसिस भी करना पड़ता है। और डायलिसिस आजकल बच्चों में बहुत इजीली किया जा रहा है। इन्फेक्शन से बचा के रखना, हाइजीन मेंटेन करना। बट जैसे आप जो बोलना चाह रही है, ओवर हाइजीन भी नहीं करना कि बच्चा बाहर निकलेगा ही नहीं। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि वी हैव टू गिव अ हेल्दी डाइट। कितना खर्चा लगभग आता है इसके इलाज में? बट अगेन खर्चे में अब जनरल नहीं बताना चाहिए क्योंकि इतनी तरह की किडनी बीमारियां हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दुनिया बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है, लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है और इसी बदलती लाइफस्टाइल के पैकेज डील में लोगों को मिल रही हैं बहुत सारी बीमारियां। बड़ों को तो मिल ही रही हैं, अब बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहे हैं और इसीलिए आजकल बच्चों में किडनी की बीमारियां भी होने लग गई हैं। इसीलिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट यानी बच्चों में किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर कनव आनंद। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। जब हम बोलते हैं बच्चों में किडनी की बीमारियां हैं तो आप किस एज के दायरे में रखते हैं इसको? बच्चे का मतलब क्या हुआ, कितनी से कितनी एज का? बच्चे को हम बोलते हैं बाय बर्थ से लेके 18 साल की उम्र तक। बट हमारे दायरे में जो बच्चे अभी पैदा नहीं भी हुए थे, जो माँ के पेट में होते हैं, उनको भी हम इंक्लूड करते हैं। और बच्चों में किडनी बीमारियां, मैंने सुना तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि क्या इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को किडनी की बीमारी होती है? कितना रेशियो बढ़ा है? और आपके देखते देखते, क्योंकि आप 15-20 साल से इस प्रोफेशन में हैं, तो बच्चों में किडनी की बीमारियां क्या लगातार बढ़ रही हैं? रेशियो बढ़ा है? डेफिनेटली बढ़ रही हैं और उसका मेजर रीज़न इज़ अर्ली डिटेक्शन। तो पहले के टाइम में डिटेक्शन होते ही नहीं थी, इसलिए नंबर्स भी बहुत कम थे। अब जैसे बच्चा माँ प्रेग्नेंट है और एंटीनेटली आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, उसमें आ गया किडनी में कोई नुक्स है या किडनी में कोई सूजन है, तो आप तब से ही उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। पहले के टाइम में इतने अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे तो पता भी नहीं लगता था। उसके बाद मान लो बच्चे को किडनी में दिक्कत आई, किडनी फेलियर हो गया। सो पहले के टाइम में होता था कि जैसे बच्चे को डायरिया हुआ और पेरेंट्स बोलते थे कि बच्चे का 3-4 दिन डायरिया लगा, बच्चे का देहांत हो गया। क्या रीज़न है किसी को नहीं पता होता था। लास्ट अगर और 15-20 साल पहले चले जाएं तो कहते थे हमारे 4 बच्चे थे, बट फाइनली बड़े हुए सिर्फ 2 ही रह गए, 2 की डेथ हो गई। तो आज की डेट में ये सारी चीज़ें हम पकड़ पाते हैं कि क्यों प्रॉब्लम हुई। मान लो सिंपल डायरिया हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ और बच्चे के किडनी में नुक्स आ गया, किडनी फेलियर आ गया, तो उसको अगर आप टाइम पे पकड़ के ट्रीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो बेटर भी हो जाते हैं। तो इसीलिए ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर पिकअप बढ़ जाएगा तो आपको लगेगा नंबर भी बढ़ गए हैं, बट अर्ली पिकअप डेफिनेटली टाइम पे ट्रीटमेंट इनिशिएट करने में हमारे को हेल्प करता है और इन बच्चों को सेव करने में हेल्प करता है। तो हम ये माने स्थिति पहले भी वही थी और लेकिन अब ये है कि जागरूकता लोगों की बढ़ गई है। लेकिन आपने बताया कि अल्ट्रासाउंड में पकड़ में आ जाता है। अब पुराने ज़माने के लोगों को देखें तो ये जो प्रेगनेंसी में खासतौर पे अल्ट्रासाउंड होते हैं, लोगों में बड़ी हिचक होती है कि अब डॉक्टर्स बस पैसा कमाने के लिए लगातार कहे जा रहे हैं कि आप पहले मंथ में अल्ट्रासाउंड कराएं, फिर दूसरे मंथ में, तीसरे, ऐसे एक रेगुलर टाइम पीरियड पे अल्ट्रासाउंड कराते हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ ये पैसा कमाने का जरिया है, लेकिन
क्या वाकई अल्ट्रासाउंड सारे इतने ज़रूरी होते हैं, काम आते हैं? और कौन से अल्ट्रासाउंड में अगर इस तरह की बीमारी है किडनी की, वो किस मंथ में पता लग जाता है? तो वर्ल्ड ओवर ये मैंडेटरी है कि एटलीस्ट पूरी प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड मैंडेटरी होते हैं, ये करने ही करने होते हैं। उससे ज़्यादा भी किए जा सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम पकड़ी जा रही है तो। सो अगर 3 अल्ट्रासाउंड में एक होता फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, जिसके अंदर आपको बेसिक पता लगता है कि बच्चे में जान है भी कि नहीं है, हार्ट बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। सेकेंड अल्ट्रासाउंड जो मेजर होता है वो है 20 वीकर वाला अल्ट्रासाउंड, जिसको अनॉमली स्कैन करते हैं। इसमें आपके बच्चे के हर ऑर्गन के बारे में असेसमेंट की जाती है, जैसे किडनीज हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, बच्चे की बोन्स हो गया, बच्चे के ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं हो रही, इनके बारे में असेसमेंट। और एक थर्ड ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड होता है जब आप नियर अबाउट डिलीवरी के टाइम पे आते हैं कि बच्चे की ब्लड सप्लाईज कैसी हैं, बच्चे को जल्दी डिलीवरी कराना है कि नहीं कराना। तो 3 अल्ट्रासाउंड तो मैंडेटरी होते हैं। उसके बाद मान लो आपके जैसे 20 वीक्स पे आपने किडनी की कोई नुक्स पकड़ा है और किडनी में सूजन आई है, तो इनको फॉलोअप करना जरूरी होता है कि सूजन का क्या हो रहा है, क्या सूजन बढ़ रही है, घट रही है, क्या इस बच्चे को जल्दी डिलीवर करा लिया जाए ताकि इस बच्चे की किडनी को बचाया जा सके। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप अल्ट्रासाउंड से पकड़ सकते हैं। और कई बार इट इज़ में भी होता है कि सिर्फ किडनी की ही प्रॉब्लम है, और कई बार होता है कि उस बच्चे को और बहुत सारे ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है। ऐसे के अंदर तो पेरेंट्स ये भी सोच सकते हैं कि इसको टर्मिनेट कराना या अबॉर्शन कराना है कि नहीं कराना, क्योंकि एक बच्चा पैदा हो गया जिसको मल्टीपल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है, तो उसको फिर आगे सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि कई बोलते हैं इतने क्यों करा लिए, बट ये वही बोलते हैं जहाँ पे चीज़ें नॉर्मल निकल रही होती हैं। अगर हम उल्टा चले, जो हमारे पास तो पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको प्रॉब्लम्स हुई होती हैं, वो यही कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड सिर्फ 3 ही कराए, ज़्यादा करा लेते शायद ये बीमारी पहले पकड़ लेते। सो बाद में बोलना बहुत इजी रहता है, बट अगेन मिनिमम 3 इज मैंडेटरी, उसके ऊपर एज पर बीमारी के हिसाब से बताया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई प्रेगनेंसी की बात कि उसमें जो डिटेक्शन हो गया या मालूम चल गया ऐसे है। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, मान लीजिए प्रेगनेंसी में नहीं निकला, ऐसा कुछ है, तो किस उम्र से हो सकती है बीमारी, और क्या लक्षण दिख सकते हैं? तो नॉर्मली हम कहते हैं बच्चे में बच्चा पैदा हुआ है, तो पहली चीज होता है कि बच्चे ने टाइम पे यूरिन किया और मोशंस किया कि नहीं किया। तो यूरिन बच्चे को एटलीस्ट 48 आवर्स के अंदर कर लेना चाहिए। अगर बॉय बच्चा है तो मेक श्योर कि आप एक बार धार जरूर देख लें, क्योंकि आजकल डायपर वाला टाइम आ गया। अगर पेरेंट्स से इवन 2 साल की उम्र में पूछो धार कैसी, कहते पता ही नहीं, हम तो डायपर में बच्चे ने सुसु कर लिया। तो धार देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज धार बताता है कि सुसु का आउटलेट ठीक है कि नहीं है। कई बार सुसु के आउटलेट में प्रॉब्लम है, धार बनती नहीं है, तो जैसे जैसे अंदर प्रेशर बढ़ता चले जाएगा किडनी में नुक्स आ सकता है। उसके बाद आता है कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर लगता है कभी बच्चा पनप नहीं रहा है, तो नॉर्मली कहता है खा कम रहा होगा इसलिए पनप नहीं रहा है, बट अगर ग्रोथ बच्चे की नहीं हो रही, डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है किडनी की खराबी का ये लक्षण हो, इसलिए बच्चा ग्रो नहीं कर रहा। ग्रोथ के पैरामीटर जैसे क्या, क्योंकि हाइट पेरेंट्स पे जाती है, शारीरिक विकास में किस चीज पर ग्रोथ में मेनली हम देखते हैं कि हाइट और वेट एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है। कई बच्चे मान लो टाइम से पहले पैदा हो गए, तो उनका अगर हम नॉर्मल बच्चे से कंपेयर करेंगे वो हमेशा पीछे ही रहेंगे, बट आपको ये देखना होता है कि एटलीस्ट 2 से 3 साल तक वो कैचअप कर जाएं और नॉर्मल बच्चे की तरह आ जाएं। तो इसलिए आजकल के टाइम में ग्रोथ चार्ट मेंटेन करते हैं कि बच्चे की हाइट और वेट उम्र के हिसाब से किस तरह से ग्रो कर रही है। किसी भी टाइम लगे कि जी ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, तो एक बार इग्नोर करते हैं, बट सेकंड टाइम बच्चा विजिट के लिए आया, इस टाइम पे भी ग्रोथ नहीं हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसको देखना जरूरी होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे में ब्लड प्रेशर चेक कराना, क्योंकि ये कभी बच्चे में ब्लड प्रेशर, बच्चे में भी बीपीज होते हैं। हमारे पास न्यूबॉर्न आते हैं जिनका बीपी हाई होता है। तो अगर आपने कभी ना सोचा ना कभी चेक कराया, तो आपको कभी पता नहीं लगेगा बीपी हाई है कि नहीं है। आगे आने वाला टाइम में यही बीपी किडनी खराब करता है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या किडनी खराब हुई बीपी की वजह से कि किडनी खराब होने की वजह से बीपी आया। तो अगर बच्चों में भी ब्लड प्रेशर बीपी होता है, एंड नॉर्मली वर्ल्ड ओवर द स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आप कह लीजिए 3% बच्चों में ब्लड प्रेशर होता है। तो अगर हम जनरल बात करें एक क्लास में जिसमें ऑलमोस्ट आप कह लो कि अगर 50 बच्चे हैं, तो 50 में से 1 या 2 को बीपी निकलेगा। अच्छा जी। और अगर मोटापा है बच्चे में, ओबेसिटी है, तो ये 1 या 3% या ये होके ऑलमोस्ट या 1% ऑलमोस्ट होके 3 गुना हो जाता है। तो किस एज में चेक करा लेना चाहिए? सो ब्लड प्रेशर अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे में, तो नॉर्मली कहते हैं 3 साल की उम्र के बाद एटलीस्ट 1 ईयर बेसिक जब भी आप डॉक्टर के पास बोले एक बार बीपी जरूर चेक कर दीजिए। अच्छा। और इंटरप्रिटेशन डॉक्टर को करने दीजिए कि मैंने उनका बीपी उस एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्योंकि हर उम्र में आपके बीपी की वैल्यू डिफरेंट होती है।
लेकिन अगर आपको किडनी की दिक्कत बताई गई है बच्चे के अंदर, तो फिर मैंडेटरी होता है कि एटलीस्ट 3 से 6 महीने में एक बार तो चेक कराएं और उसकी भी रीडिंग्स को लिखा कीजिए, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड कहाँ जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप गए चेक कराने, बच्चा रो रहा था तो बीपी आपको हाई भी मिल सकता है। अच्छा। तो एक रीडिंग का कोई मतलब नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखिए कि बीपी का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। मेजॉरिटी बीपी ठीक आ रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, अगर बीपी हाई आ रहे हैं तो इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट मैंडेटरी है, नहीं तो धीरे धीरे करके आपके हार्ट, किडनीज, आईज, सब ऑर्गन्स पे इफेक्ट आ जाएगा। ओके, तो ब्लड प्रेशर भी एक हाँ जी। इसके अलावा बच्चों में आजकल क्योंकि लाइफस्टाइल इस तरह की है, जंक फूड बहुत बच्चे खा रहे हैं, बच्चों में मोटापा, आपने उसकी बात की, बच्चों में बहुत मोटापा देखा गया है, डायबिटीज़ के भी केसेस होते हैं, वो कितना असर डालते हैं किडनी में, और डायबिटीज़ कैसे हो जाता है बच्चों तो में? बच्चों के अंदर मेजॉरिटी देखा जाता है टाइप 1 डायबिटीज कॉमन होता है, जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। ओके। ये अडल्ट डायबिटीज से थोड़ा फर्क होती है, ये बचपन में ही आ जाती है, और ये मेनली आपके जीन्स की वजह से, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से होती है। इन बीमारियों के अंदर क्योंकि डायबिटीज पहले आ रही है टाइम से, तो इनको थोड़ा इसके अंदर भी बच्चे के जो लक्षण होते हैं वो है कि यूरिन बहुत आ रहा है, बच्चा पनप नहीं रहा, या सिंपल सा इन्फेक्शन हुआ लेकिन बच्चा इतना सिक हो गया कि आईसीयू का एडमिशन पड़ गई। तो मेजॉरिटी हमारे बच्चे पकड़े ही तब जाते हैं जब आईसीयू पहुंचते हैं और पता लगता है कि शुगर बहुत हाई थी। तो ना पेरेंट ने कभी सोचा, ना आपके रेगुलर डॉक्टर ने सोचा कि भी इसको कहाँ से डायबिटीज होगी। बट नॉर्मली कहा जाता है कि 300 में से एक बच्चे को कहीं ना कहीं डायबिटीज होने का रिस्क होता है, ये टाइप 1 डायबिटीज। इसका ट्रीटमेंट इज ओनली इंसुलिन, ये दवाइयों से नहीं ठीक हो सकती, एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर। आपने ब्लड प्रेशर के लिए भी बता दिया, डायबिटीज़ के लिए भी बता दिया, आंकड़े बड़ा थोड़ा डरा रहे हैं कि मतलब इतने बच्चों को हो सकता है। बट अगेन अगर आप स्क्रीन करेंगे तो डेफिनेटली पकड़ पाएंगे, नहीं तो हर चीज़ लेट पकड़ी जाती है। और इनमें फ़ायदा सिर्फ ये है क्योंकि टाइम पे पकड़ा है, तो आपको अगर टाइम पे ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हैं तो जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, किडनी में प्रॉब्लम आना या आंखों में प्रॉब्लम होना, नसों में प्रॉब्लम होना, वो सब आप डिले कर सकते हैं। सो ये एडवांटेज है टाइम पे पकड़ के ट्रीट करने का, ताकि जो रिस्क ऑफ लाइफ कम हो जाता है। और ये सारे बच्चे ऑन ट्रीटमेंट नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं, स्कूल भी जाते हैं, एक्टिविटीज़ भी करते हैं, कॉलेज भी जाएंगे, जॉब में भी जाएंगे, सब कुछ करते हैं। इट इज जस्ट उनको बीमारी टाइम से पहले आ गई। और अडोलेसेंट ऑनवर्ड्स फिर आपका टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, जो अडल्ट वाली डायबिटीज होते हैं, इसको कहते हैं अर्ली ऑनसेट डायबिटीज हो गई उसको। उसमें लाइफस्टाइल प्लेज अ बिग रोल, एक्सरसाइज आप कम करते हैं, ओबेसिटी आपको है, मोटापा अगर है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें तो ये रिस्क बढ़ा देती हैं कि टाइप 2 डायबिटीज का। एंड अगेन मोर कॉमन जिनकी फैमिलीज में डायबिटीज चल रही है। और किडनी का भी फैमिली से, जेनेटिक से होता है संबंध, कि अगर आपके परिवार में पहले किसी को रहा है तो पूरी पीढ़ी को हो सकता है? हाँ जी, तो इसमें यह है कि किडनी की बहुत सारी बीमारियां जो जेनेटिक चलती हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेरेंट्स का यही रहता है कि फैमिली में किसी को भी कोई किडनी की प्रॉब्लम है या नहीं, और किस प्रकार की है। एग्जाम्पल जैसे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स की बात करें, किडनी में जो ढांचों में डिफेक्ट्स हैं, कि किडनी जैसे अल्ट्रासाउंड में बताया कि किडनी में सूजन दिखी, जिसके रीजंस कैन भी या तो सुसु रिवर्स मारा है जिसको हम रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, ब्लैडर से किडनी में रिटर्न जा रहा है, या किडनी में कहीं ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शंस हैं किसी रास्ते में, तो ये इसका चांस होता है अराउंड 20 to 30% चांस है कि फैमिली में चल सकता है। एक बच्चे को पकड़ा गया है, हम मैंडेटरली बोलते हैं कि दूसरे बच्चे का भी अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिए, उनको भी ना हो, ये फैमिली में चलता है। सेकेंड कैन बी किडनी स्टोन्स डिजीज। स्टोन डिजीज का भी रिस्क बहुत हाई होता है, अगर पेरेंट को है तो बच्चे को भी रिस्क है। अब दिस कैन बी आइदर जेनेटिक और इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल का मतलब पूरी फैमिली एक ही प्रकार का खाना खा रही है, वही जंक खा रही है, तो पूरी फैमिली को होने का रिस्क बढ़ जाता है। किस तरह के खाने से बढ़ता है? अगर स्टोन्स की बात, तो खाना, अगर स्टोन्स की बात करें, जनरल बात करें, तो उसका मेन रीजन होता है अगर हाई सॉल्ट डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, तो जितना भी जंक है उसमें सोडियम बहुत होता है। तो जितना आप सोडियम एक्सेस खाएंगे, बॉडी उतना ही उस सॉल्ट को यूरिन में एक्सक्रीट आउट कराने की कोशिश करती है, क्योंकि बॉडी को चाहिए नहीं। तो जितना आप एक्स्ट्रा निकालते हैं तो यूरिन में कैल्शियम उस टाइम पे ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाता है एक्स्ट्रा सोडियम खाने से, और इससे कैल्शियम बेस्ड स्टोन्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। सेकंड है जैसे ओबेसिटी का एक मेजर रीजन इज इंक्रीज स्क्रीन टाइम। बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करता ही नहीं है, टीवी पे ही लगा पड़ा है, तो धीरे धीरे करके ओबेसिटी भी हो गई, और इसकी वजह से विद टाइम कॉन्स्टिपेशन भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज बच्चा मतलब स्टूल्स करने भी नहीं जाना चाहता क्योंकि टीवी पे चिपका पड़ा है। तो जब आपका गंद अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है इंटेस्टाइन्स में, तो बहुत सारी गंदगियां जो पॉटी के रास्ते निकलनी होती वो निकल नहीं पाती, और इस वजह से आपकी गंदगियां जब अंदर इकट्ठी हो जाती हैं वो यूरिन के थ्रू निकलना शुरू हो जाती हैं, एंड देन दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सलेट बेस्ड स्टोन्स। और फिर अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो इवन नॉर्मल जो गंदगियां भी निकल रही हैं वो भी गाढ़ी हो जाती हैं, सुसु गाढ़ा हो जाता है, और फिर स्टोन्स का रिस्क बढ़ जाता है।
अच्छा, पर बच्चों में केस में बड़ा मुश्किल होता है पता करना, क्योंकि बच्चा कई बार 2-2 3-3 दिन तक बच्चे पॉटी नहीं जाते, और सुसु का भी आपने बताया वॉशरूम बार बार जाते हैं, और वो ये माना जाता है कि बार बार जा रहा है, तो कई बार लोग कहते हैं कि हाँ पानी ज़्यादा पी रहा है, तो वो भी ध्यान में रखने वाली बात है। और इसको कैसे आप ठीक करेंगे, किस तरह क्रम में लाया ठीक जाएगा है, तो इसको? वहाँ पर बहुत पेशेंट चाहते हैं जो जिनके पेरेंट्स लेके आते हैं यूरिन बार बार कर रहा है। हम्म। सो बार बार करने में हमेशा एक सिनेरियो रहता है कि आप एक असेसमेंट करिए कि बार बार का क्या मतलब है। हम्म। कई बच्चे यूरिन का वॉल्यूम ही बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1 लीटर सुसु करना चाहिए, वो 4 लीटर सुसु कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो बार बार ही जाएगा। ठीक, अच्छा। ये बीमारियां होती हैं जिनमें हम कहते हैं किडनी की कॉन्सेंट्रेशन डिफेक्ट, किडनी यूरिन कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही। हम्म। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर होगा जैसे किडनी फेलियर के अर्ली लक्षण में भी यूरिन बार बार आता है, वॉल्यूम ज़्यादा आता है। बीमारियां जैसे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, इसमें बार बार आता है, वॉल्यूम बढ़ता है। या बीमारी जहां अर्ली डायबिटीज़ आ रही है उसमें भी यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब क्योंकि यूरिन ज़्यादा कर रहा है तो प्यास लगती है, इसलिए बच्चा पानी ज़्यादा पी रहा है। ये बहुत बार मिस हो जाता है बिकॉज पेरेंट्स ये सोचते हैं पी रहा है इसलिए जा रहा है, और जितना अच्छा ज़्यादा जा रहा है उतना अच्छा है। बट नॉर्मली 5 साल की उम्र के बाद बच्चे को एवरेज यूरिन जाना चाहिए 3 से 8 बार। अगर 3 से 8 8 बार से ज्यादा जा रहा हो ना रेगुलर बेसिस, एक दिन चलो ज्यादा पी लिया, ज्यादा चला गया, दैट्स इग्नोरेबल। बट अगर बार बार रोज ही ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। 5 साल से ऊपर दिन में एक बार 3 से 8 बार बच्चे को यूरिन करना चाहिए 24 आवर्स में, दैट इज नॉर्मल। Okay. अगर 3 से कम बार कर रहा है इसका मतलब यूरिन कम करता है, दैट इज आइदर यूरिन की प्रोडक्शन ही कम है या यूरिन होल्ड कर रहा है बच्चा। Okay. 8 बार से ज्यादा कर रहा है इसका मतलब या तो यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा है जैसे अभी हमने बात किया, या बच्चे की ब्लैडर कैपेसिटी छोटी है। उम्र के हिसाब से मान लो ब्लैडर कैपेसिटी 300 ml होनी चाहिए, बट बच्चे की कैपेसिटी 100 है, इसलिए वो बार बार जाता है क्योंकि ब्लैडर भरता है फिर वो भागता है। थर्ड सिनेरियो कैन बी पूरा खाली ही नहीं करता, बच्चे की कैपेसिटी 300 ml हो बट एक बार में वो 100 ml जाता है, 200 अंदर छोड़ जाता है। अब क्योंकि छोड़ दिया है तो उसकी वजह से भी बार बार जाने की फीलिंग आती है। अब ये किसी रास्ते में ब्लॉकेज की वजह से भी होता है कि पूरा निकाल ही नहीं पाया, वर्सेस बच्चे ने सुसु करने के लिए टाइम ही डिवोट नहीं किया। तो हम नॉर्मली हम कहते हैं कि किसी बच्चे को जब ट्रेनिंग कराते हैं कि यूरिन की ट्रेनिंग कराना है, तो उनको हमेशा बोलिए कि जहाँ पे पॉट पे खड़े हुए हैं एटलीस्ट 1 मिनट खड़े रहिए, पूरा सुसु करिए। लड़की है तो 1 मिनट बैठिए, पूरा सुसु करिए, चाहे घड़ी देख के करिए, ठीक, और फिर उठिए। ताकि कई बार होता है एक ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन में पूरा सुसु नहीं भी निकला तो सेकंड कॉन्ट्रैक्शन में पूरा निकल जाएगा। नहीं तो जितना आप यूरिन होल्ड कर लेंगे तो आपको यूरिन के इन्फेक्शन का रिस्क और स्टोन्स का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि वो सुसु रुक गया है। एंड सेम गोज विद मोशंस। कई बच्चे 2 मिनट बैठे स्टूल्स करने के लिए और उठ के आ गए, तो एवरेज आपका मोशंस करने के लिए 15 मिनट एवरेज लगते हैं पूरा पेट साफ करने में। तो अगर आप वो टाइम डिवोट नहीं करते तो ऑब्वियसली बात है फिर आप बार बार जाएंगे या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होगा। इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन वो धीरे धीरे करके कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज हार्ट अगर मोशन अंदर पड़े रहे तो बॉडी का एक रूल है कि उसमें से वाटर अब्सॉर्ब करते रहना। एक तरफ आपने पानी नहीं पिया, एक तरफ मोशंस पूरे क्लियर नहीं करे, तो ओवर अ पीरियड टाइम मोशंस हार्ड होने शुरू हो जाते हैं। ओके। बहुत से बच्चे रात में बिस्तर गीला भी कर देते हैं, तो वो भी क्या बीमारी का लक्षण है? हाँ जी, तो इसको बेड वेटिंग कहते हैं। नॉर्मली कहते हैं कि जो आपका डे टाइम का यूरिन का कंट्रोल है ये आ जाता है अराउंड 2.5 साल के आसपास। जो नाइट टाइम का कंट्रोल है वो आ जाता है 4 साल की उम्र के आसपास। 1 साल की लिवरेज और दे देते हैं कि कई बच्चे थोड़ा स्लो कंट्रोल देते हैं, तो 5 साल तक वेट करते हैं। 5 साल के बाद भी अगर बच्चा रात को बिस्तर में यूरिन करता है या इवन डे टाइम में सोने के टाइम पे यूरिन करता है तो इसको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। पहले के टाइम में इस हमेशा बोलते हैं नाइट टाइम में किया तो बेड वेटिंग है, डे में किया तो नॉर्मल है। बट नाइट टाइम है या डे टाइम है, बट अगर सोया हुआ है और यूरिन कर रहा है बिस्तर में 5 साल की उम्र के बाद, तो इसको बेड वेटिंग या एन्यूरेसिस की प्रॉब्लम कहते हैं। इसका डर वर्ड से कोई लेना देना नहीं का बहुत लक्षण बहुत मतलब इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ये नहीं कि बेड वेटिंग है विद टाइम ठीक हो जाएगा या बहुत सारा ट्रीटमेंट कर लो। इसमें आपको हमेशा रीजन इवेल्युएट करना होता है। कई बच्चों में होता है कि ब्लैडर का साइज छोटा है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी ब्लैडर का साइज बड़ा होगा, उसकी बेड वेटिंग वैसे ही बेटर हो जाती है। कईयों में यूरिन का जो कंट्रोल है, जो नसों से कंट्रोल होता है, वो प्रॉपर नहीं हो रहा, ब्लैडर का कंट्रोल प्रॉपर नहीं होता। ये बच्चे भी जब ग्रो करते हैं बेटर हो जाते हैं।
सो अगर आपने कोई एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं लेना तो हमेशा कहता है कि इनको एक फॉलोअप पे रखो एंड एक फ्रीक्वेंसी चार्ट बना लो। जैसे हफ्ते में 7 दिन बेड वेटिंग करता है, 6 महीने बाद पेरेंट बोलता है जी अब तो 3 ही बार करता है, 6 महीने में कहता है जी 1 ही बार करता है, इसका मतलब ये इंप्रूव कर रहा है, इसका कुछ मत करिए। दूसरा सिनेरियो आता है जिसका ब्लैडर का साइज इतना छोटा है कि उसकी दिन में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चले जा रही है, दिन में 15-20 बार सुसु जा रहा है, इस बच्चे को ट्रीटमेंट देना ही देना है, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा और आगे जाके किडनी पे असर आ सकता है। कई बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, हाँ। तो वो मोशंस जो होते हैं वो ब्लैडर को पीछे से प्रेशर कर दे देते हैं। तो जब अच्छा। प्रेशर देते हैं तो टेम्पररी आपका ब्लैडर छोटा हो जाता है, सो बच्चे को एक्चुअली वो मोशंस का धक्का पड़ता है ब्लैडर के ऊपर, इस वजह से लीकेज हो जाती है। तो इस ऐसे बच्चे में अगर आप कॉन्स्टिपेशन ट्रीट नहीं करेंगे तो भी आपकी बेड वेटिंग ठीक नहीं होती। एंड थर्डली इवन पथरी बजरी का अगर चूरा निकल रहा है तो चूरा जब निकलता है तो सुसु को कई बार वो ब्लैडर को अंदर से इरिटेट करता है और उस इरिटेशन की वजह से लीकेज हो जाती है। और लास्ट जैसे आपने बताया स्ट्रेसर्स, अगर कोई फैमिली में स्ट्रेस है, बच्चे को कोई बुली कर रहा है, बच्चे को बुरे सपने आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो स्ट्रेसर्स होते हैं लाइफ में ये भी बेड वेटिंग करा देती हैं। तो इसलिए रूट कॉज एनालिसिस इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से इवैल्यूएट एंड ट्रीट द किड। स्ट्रेस भी बच्चों को बहुत हो रहा है आजकल, छोटे छोटे बच्चों में तमाम तरह के स्ट्रेस हैं, वो भी कारण बनते हैं। वो अगेन डेफिनेटली स्ट्रेसर से 2 चीज़ें बड़ी कॉमन है बच्चों में। वन इज कि आपके जैसे आप किडनी पर्सपेक्टिव से बात करें तो बेड वेटिंग, एंड सेकंड इज इवन हाइपरटेंशन कैन बी देयर। स्ट्रेस हो रहा है, हाइपरटेंशन। अब कई बार होता है बच्चे में तो हाइपरटेंशन, बच्चा स्ट्रेस ले रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि जी मेरे दोस्त ने मेरे से बात नहीं करी, फ्रॉम द अडल्ट पर्सपेक्टिव इट इज नथिंग। हाँ। दूसरा जैसे बच्चे में इवन सिबलिंग राइवलरी, एक नया बच्चा आ गया, माँ उस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, बच्चे के लिए ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर बेड वेटिंग कि सडनली जब से दूसरा बच्चा है बच्चे ने बेड वेटिंग करनी शुरू कर दी। सो कई इतनी माइनर सी चीज़ें होती हैं जो आप इग्नोर ऑफ कर देते हैं बट बच्चा उसको लेके बैठ जाता है। सो अगर आपको लगता है कि हमेशा इस बेटर कि भी बच्चे से एक कंप्लीट बात की जाए, नॉर्मल प्ले वे मेथड में ही बात करिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं है, और अगर लगता है कि नहीं सेटल हो रहा तो फिर जो बच्चों के जो साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट हैं उनको एक बार दिखा के, उसमें दवाइयाँ वो कुछ नहीं देंगे, इट इज जस्ट टू बात करो और उनका जो डर है वो खत्म करना जरूरी है। नहीं तो ये विद टाइम एक बार घर कर गया बॉडी के अंदर तो बहुत मुश्किल है इससे बाहर निकलना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है और ये कैसे ट्रीट किया जाता है? सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन ऑफ चीज़ें हैं। तो उसमें क्या क्या आता है कि एक यूरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा निकलता है, तो पेरेंट उसको कैसे पकड़ता है, या तो ब्लड ऐसे ही सैंपल रेंडम यूरिन टेस्ट कराने गया, किसी रीज़न से कोई इन्फेक्शन हुआ कुछ और उसमें प्रोटीन मिला बहुत सारा। 2, या तो उसको लगता है सुसु में झाग बहुत आ रहा है कि बच्चे ने सुसु किया, झाग बहुत निकलता है, तो ये हिंट देता है कि आपका बहुत सारा यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है। तो ये किडनी के जब फिल्टर खुल जाते हैं तो उसमें से यूरिन में प्रोटीन लीक करना शुरू हो जाता है। सब्सिक्वेंटली क्या होता है, जब बहुत सारा निकलता है तो ब्लड का प्रोटीन का लेवल गिरना शुरू हो जाता है और अब बच्चे को सूजन आनी शुरू हो जाती है और लास्ट में बच्चे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है एज अ पार्ट ऑफ द डिजीज। इस चीज़ों को जैसे कॉम्बिनेशन को हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। बच्चों में बहुत कॉमन है, यूजुअली 2 से 5 साल की एज में बहुत कॉमनली देखा जाता है। बीमारी लंबी चलती है, यूजुअली 12 से 18 साल तक मेजॉरिटी बच्चे ठीक भी हो जाते हैं प्रोवाइडेड टाइम पे ठीक किया जाए। 12 से 18 साल वक्त लगता है। एंड द गुड पार्ट इज बच्चों के अंदर ठीक होने के चांसेस टू द ट्यून ऑफ 80 to 90% बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सारी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, इवेंचुअली नॉर्मल हो जाएंगे। कंपेयर टू अडल्ट्स में नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर है, क्योंकि अगेन बड़े श्रोतागण भी देख रहे होंगे, तो उनमें अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो वहाँ किडनी फेल होने का रिस्क 50%, कंपेयर टू बच्चा जहाँ किडनी फेल होने का रिस्क जस्ट 5% और 80-90% विल जस्ट आउट ग्रो द प्रॉब्लम प्रोवाइडेड टाइम पे ट्रीट किया है तो। बट अगेन नेफ्रोटिक के रीजंस बहुत सारे होते हैं। सो अडल्ट्स में द रीजंस कैन बी इवन हाई डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सारे रिस्क चांसेस होते हैं, इसलिए इनके ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन होता है मिनिमल चेंज डिजीज, कि इट इज अगेन अ जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड सिनेरियो और इन्फेक्शन या एलर्जी ये बीमारी को ट्रिगर ऑफ कर देती है। तो अगेन जैसे जैसे एज बढ़ती है इन्फेक्शंस कम होते हैं, बच्चे की इम्यून प्रोफाइल बेटर होती है और ये ठीक हो जाते हैं। ओके आपने जैसे बताया तमाम तरह के ये लक्षण, क्या इसमें भी स्टेजेस होती हैं कि हमको मालूम चल जाए कि ये बीमारी अभी दवा से ठीक हो जाएगी, अभी इसके लिए हमें इससे थोड़ा ज़्यादा ट्रीटमेंट लेना होगा, और वो स्थिति कब आती है जब आपको किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है? तो जो आप पूछना चाह रहे हैं दैट इज बेसिकली किडनी फेलियर। सो बच्चों में और अडल्ट्स में किडनी फेलियर ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो रहता है। ओनली थिंग इज बच्चों में आपका पिकअप की जल्दी करना चाहिए। रीज़न जितना जल्दी आप पकड़ पाएंगे उतना जल्दी आप ट्रीटमेंट इनिशिएट करेंगे और उतना चांसेस हैं कि बच्चा ठीक हो जाएगा।
Okay. सो अगेन नॉर्मली कहते हैं अगर आपका जो बेस लाइन क्रेटनिन है अगर वो 1.5 गुना भी हो गया, इसका मतलब इट्स अ फर्स्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर, 1.5 गुना। सो एग्जाम्पल, बच्चे का क्रेटनिन 0.5 है और अब उसका क्रेटनिन 0.8 है, तो हमारे लिए वहीं पे ही इसका किडनी फेलियर इनिशिएट हो गया। अब नॉर्मल सिनेरियोज में आप बोले 0.8 तो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो यहाँ इग्नोर हो जाता है। या किसी बच्चे का यूरिन आउटपुट ही घटना शुरू हो गया कि ऑलमोस्ट ना के बराबर आ रहा है कुछ घंटों में, उसको भी अर्ली स्टेज ऑफ किडनी फेलियर कहते हैं। जिसमें अर्ली स्टेज के अंदर आप जस्ट अपनी थोड़ा दवाई मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि जैसे कोई किडनी को डैमेज करने वाली कोई स्पेसिफिक दवाई है उसको मॉडिफाई कर लीजिए। जो रीज़न है किडनी फेलियर का उसको टाइम पे इनिशिएट कर दीजिए। बीपी बच्चे के लो या हाई है उसको टाइम पे सेट कर दीजिए। तो इवेंचुअली ऑलमोस्ट 70-80% बच्चे ठीक हो जाते हैं इसी लेवल पे ही, और एडवांस स्टेज में नहीं पहुंचते। बट अगर लगता है किडनी फेलियर बढ़ता जा रहा है तो ऐसे बच्चों में दवाइयाँ जब काम नहीं करती तो डायलिसिस भी करना पड़ता है, और डायलिसिस आजकल बच्चों में बहुत इजीली किया जा रहा है कंपेयर टू अगेन 15-20 साल पहले। नहीं है बच्चों के लिए, नहीं करेंगे तो बचेगा भी नहीं बच्चा, तो इसलिए जो करना है वो करना है। बट अगेन जैसे बताया कि इनमें मोस्टली रिवर्सिबल कॉजेज होते हैं एंड 80% बच्चे इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। बट नहीं किया तो किडनी आपको 3 महीने का टाइम देती है। 3 महीने में अगर आपका किडनी फंक्शन वापस नहीं है तो इसको परमानेंट किडनी फेलियर कहते हैं, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। फिर आपको फिर लॉन्ग टर्म डायलिसिस, लॉन्ग टर्म जो किडनी फेलियर के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इनिशिएट करने पड़ते हैं। एंड इवेंचुअली अगर लॉन्ग टर्म डायलिसिस किसी कोई बच्चा उस लेवल पे आ गया एंड यूरिया क्रेटिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इवेंचुअली आंसर इज ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो जो हमने जो यंगेस्ट ट्रांसप्लांट किया है बच्चे का, दैट इज ऑलमोस्ट 3 साल के बच्चे का ट्रांसप्लांट किया विद द फादर वाज ऑलमोस्ट यू कैन से 6 फुट हाई। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से इनमें जो इवैल्यूएशन करना होता है, पेरेंट यूजुअली आर द मोस्ट कॉमन डोनर्स, वही पेरेंट देते हैं, और पेरेंट की किडनी भी बढ़िया चलती है इनमें, इन बच्चों में। तो ये आपका रहता है। और इन बच्चों में अगर मान लो ब्लड ग्रुप मिसमैच भी है तो मिसमैच वाले ट्रांसप्लांट्स भी करते हैं। तो जो चीज़ अडल्ट्स में की जा रही है आजकल, सारी चीज़ें बच्चों में की जा रही है विद स्पेशल कंसिडरेशन एज पर देयर एज। उनके हिसाब से ऑप्टिमाइज करा के ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बट द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर द आउटकम्स। भारत में स्थिति क्या है इस वक्त किडनी, बच्चों में किडनी के मामलों की? भारत में यह है कि अगर मेन सिटीज की बात करें तो वहाँ पे मेजॉरिटी पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट मिल जाते हैं, बच्चों के किडनी के स्पेशलिस्ट मिल जाते हैं। सो मेजॉरिटी आपकी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। बट जहाँ थोड़ा टायर 2 सिटीज़ में जाते हैं, टायर 3 सिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे यूजुअली जैसे हमारे पेशेंट भी कहीं अपने होम टाउन जाएंगे तो उनको हम यही बोलते हैं कि अगर एक अपने बच्चों के डॉक्टर को हमेशा पकड़ के रखिए, जो आपका बेसिक खांसी जुकाम कोई इन्फेक्शन हैं उसको सेट करेंगे और दवाइयों की डोज सेट कर देंगे। और अगर बच्चों का किडनी का स्पेशलिस्ट वहाँ नहीं है तो यूजुअली अडल्ट नेफ्रोलॉजिस्ट थोड़ा पिच इन करके उनको हेल्प आउट कर देते हैं कि इनके लिए बेस्ट क्या रहेगा। बट धीरे धीरे जैसे इंडियन सिनेरियो में ट्रेनिंग बढ़ती जा रही है, सो अप्रॉक्सीमेटली कह लीजिए अगर 15-20 साल पहले अगर गिनती की बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर ही अप्रॉक्सीमेटली 25-30 बच्चों के किडनी के स्पेशलिस्ट होंगे। और आज की डेट में जो हमारी पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी सोसाइटी है, दैट हैज गॉन अप टू ऑलमोस्ट 400 पीपल। तो धीरे धीरे करके ट्रेनिंग बढ़ने से अगेन टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी इस स्पेशलिटी के डॉक्टर्स अवेलेबल हो गए और केयर बेटर हो गई। ओके, यानी केसेस बढ़े इसलिए डॉक्टर बढ़े हैं। केसेस बढ़े हैं, डॉक्टर बढ़े हैं, बट जैसे बताया केसेस भी पिकअप की वजह से बढ़े हैं एंड टाइमली ट्रीटमेंट से। क्या गांव में भी ये स्थिति है? क्योंकि शहरों में तो हम कई चीज़ें मान लेते हैं कि जो लाइफस्टाइल है वहाँ इतना ज़्यादा शुद्ध चीज़ें नहीं हैं, चीज़ों में मिलावट है, उसके साथ साथ वातावरण में मिलावट है। क्या गांवों में भी ऐसी अगर लाइफस्टाइल की बात करें बच्चों के हिसाब से तो बीमारियां लाइफस्टाइल की वजह से जो आ रही हैं हार्डली कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 20-30%। 70-80% कैन बी एक अगेन कि भाई कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे यूरिन की इन्फेक्शन हो गई, वो तो गांव में रहे शहर में रिस्क ही है। ओनली थिंग शहर में आप डायपर यूजेज बढ़ा देते हैं तो यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है। और प्लस ओबेसिटी के चांसेस या आप कह लिए हाइपरटेंशन के चांसेस शहर में ज़्यादा हैं कंपेयर टू द गाँव में। बट बाकी जो जेनेटिक बीमारियां हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन है, चाहे गांव रहें या शहर रहें। बट अगेन शहर में पिकअप ज़्यादा है। इस पर्सपेक्टिव से जब भी आप कोई लिटरेचर पढ़ते हैं तो ये हमेशा आता है कि शहर में ज़्यादा कॉमन है। तो शहर के अंदर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, फूड बेस्ड प्रॉब्लम्स ये थोड़ी सी ज़्यादा कॉमन है, बट अदरवाइज दे आर मोर और लेस सेम। ओनली थिंग इज गाँव में पिकअप नहीं हुआ इसलिए लगता कि ठीक ही है। आप बता रहे थे ग्राउंड वाटर से भी काफ़ी मतलब केसेस हो जाते हैं किडनी के। सो ग्राउंड वाटर के अंदर होता है कि ग्राउंड वाटर अगर कंटामिनेटेड आ रहा है,
वो दो सिनेरियो, अगर उसमें जैसे पोल्यूशन आजकल बहुत हो रहा है, सो वाटर पोल्यूशन अगर हो गया तो वाटर पोल्यूशन की वजह से जो लेड, कैडमियम, मर्कुरी, ये सारे चीज़ें ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। अब अगर क्रॉनिकली अगर आप ग्राउंड वाटर ही पिए जा रहे हैं, जैसे बोरवेल का पानी पिए जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में ये सारे हैवी मेटल्स डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, जिसके लक्षण कैन बी वन कि किडनी स्टोन्स होने का रिस्क बढ़ जाता है सॉल्ट के कंटेंट वजह से, टू किडनी में ट्यूबुलर इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन स्टार्टिंग लक्षण है सुसु बार बार आ रहा है। ओके। थर्ड सिनेरियो, अगर आप अभी भी कंट्रोल नहीं करते, इवेंचुअली इट कैन लीड टू किडनी फेलियर एंड इट्स अ स्लो पॉइजनिंग, सो बाय द टाइम यू रियलाइज द किडनी फंक्शन इज ऑलरेडी गॉन। तो ये ग्राउंड वाटर की वजह से बहुत कॉमन है, इसलिए कहते हैं जो आपका जल बोर्ड का पानी आता है, जो पीने वाला पानी है, वही पीजिए। ग्राउंड वाटर को यूज करिए बाकी चीजों के लिए, इवन जैसे हम नहाने के लिए यूज करना कर लीजिए, बट पीने के लिए मत यूज करिए। एक लेकिन इसमें बड़ों की एक राय ये रहती है, आप बच्चे को जितना सुकुमार, फूल कुमार या नाजुक बनाते चले जाएंगे, बच्चा वैसे ही बन जाएगा। एक मुझे मामला याद आता है जिसमें घर में उबला पानी बच्चे को दिया जाता था, उबाल के ठंडा किया, जब वो बाहर ऐसे स्कूल गए तो हर बार बीमार होके आ गया, क्योंकि स्कूल में जो पानी था वो बच्चे को आदत नहीं थी। तो हम कैसे इसका सामंजस्य बैठाएंगे कि आपने घर पे तो एयर प्यूरिफायर भी लगा दिया, घर पे आपने सब शुद्ध कर दिया, बाहर बच्चा जा रहा है तो वो उस माहौल के लिए एक्सपोज है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट इज आपको अगेन इन्फेक्शन से बचा के रखना, हाइजीन मेंटेन करना, बट जैसे आप जो बोलना चाह रही है, ओवर हाइजीन भी नहीं करना कि बच्चा बाहर निकलेगा ही नहीं। सो सब कुछ करिए, बट अगेन आपको लगता है बच्चे को बाहर का पानी सूट नहीं करता, डेफिनेटली आप उनको वाटर बॉटल दे सकते हैं कि वो अपना पी ले, बट अगेन अगर हाइजीन अगर कॉम्प्रोमाइज होगी कि बच्चा आपका बॉडी लाइक यूज टू है कि भी मेरे को नॉर्मल पानी पीना है, इस तरह से जैसे आरओ का वाटर पीना है या बॉइल्ड पानी पीना है, अब इस बच्चे को जब भी आप एक्सपोज करेंगे गंदे पानी से, उसको डेफिनेटली इन्फेक्शन होना है। तो आपको एक स्मॉल एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे कई फ्रेंड्स हैं जो यूएस में रहते हैं, वो वहां से जब यहाँ आते हैं और यहाँ पे हमारे घर का नॉर्मल पानी आरओ वाटर पीते हैं, तो उनको इससे भी डायरिया हो जाता है। सो जब आप ओवर हाइजीन प्रैक्टिस करते हैं कि वी वांट द बेस्ट, तो फिर माइल्ड डिग्री ऑफ इन्फेक्शन वाला पार्ट भी आप हैंडल नहीं कर पाते। बट अभी हम जो बात करें इस बेसिक हाइजीन, बेसिक सैनिटेशन, बेसिक हाइजीन। तो बेसिक हाइजीन डज नॉट मीन कि आप कहीं से भी रोड साइड से कहीं से लेके पानी पी लिया, जी मेरे को इन्फेक्शन हो गया तो मैं तो ऐसे हो गया। बट जैसे हमारे कई बच्चे हैं जो रहते ही रोड साइड पे हैं, वो तो सारा पानी पीते हैं, बट अगेन बॉडी गेट्स यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, बट एट द सेम टाइम ये नहीं कि आप वही पिएंगे। सो आपको अपना डे टू डे जो बेसिक हाइजीन मेंटेन करिए, बट कई जैसे ओवर हाइजीन का मतलब होता है कि जी हम तो मिनरल वाटर ही पिएंगे, घर पे भी मिनरल वाटर ही पिएंगे, आरओ भी नहीं पिएंगे, वहां पे दिक्कत कई बार आ जाती है, फिर आप मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए आई विल सजेस्ट बेसिक हाइजीन, बेसिक सैनिटेशन पे फोकस करिए, ना ओवर करिए ना अंडर करिए। कई बार पेरेंट्स बड़ा स्ट्रिक्ट, बच्चा जंक फूड खा रहा है, पिज्ज़ा, पास्ता, ये सब जो चल रहा है वो खा रहा है, बच्चे फिर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो कहते हैं कि तुम्हारा 3 दिन बहुत हो गया, अब फॉर अनदर 4 days तुम ऑफ शुगर हो या ऑफ सोडा। तो ये जो तरीका है, या एक किसी चीज़ पे हम मेंटेन नहीं कर पाते, हम ये सोचते हैं अच्छा 3 दिन पार्टी तो 3 दिन डिटॉक्स, बच्चे के लिए ये कितना सही है बच्चों के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि आइडियल होके चलते हैं कि कुछ मत खाओ बाहर का, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सो नॉर्मली जो हम अपने पेरेंट्स जो आते हैं हमारे पास बच्चे लेके, उनको यही समझाते हैं कि पहली चीज़ है कि आप अगेन एक शेड्यूल बना लीजिए। एग्जाम्पल जैसे आपको शेड्यूल बनाया कि जी हफ्ते में एक बार हम बाहर का खाना खिलाएंगे, सो 6 days a week उसको बोलो कि भी नहीं खा रहे, और एक दिन जैसे संडे वाले दिन बाहर जाएंगे और खाएंगे। सिनेरियो नंबर 2 कि अगर आपने बीच में किसी हफ्ते में एक बार खा लिया तो उस दिन का संडे कैंसिल है। तो जितना आप शेड्यूल बना लेंगे, ये बच्चा भी आगे यही फॉलो करेगा। बट अगर हम कोई कंट्रोल नहीं रखते, कभी भी बच्चा कुछ भी खाता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बच्चा कैसे है। सो वी शुड नॉट लेबल ऑल जंक एज जंक। एग्जाम्पल जैसे कुछ जंक्स हैं जिसके अंदर आप ऑयली खा रहे हो, कुछ जंक है जिसमें सॉल्ट बहुत जा रहा है, कुछ जंक है जिसमें मैदा बहुत जा रहा है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तो दिस इज यू कैन से द बैड जंक, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हेल्दी जंक। हेल्दी जंक का मतलब आप ठीक है सैंडविचेस खा रहे हो बाहर से, बट इट इज प्योर 100% आटा ब्रेड। 2 उसमें आपके वेजिटेबल्स जा रहे हैं। 3 उसके अंदर उतना सॉल्ट नहीं जा रहा है, या किसी दिन बच्चे ने पिज़्ज़ा ले भी लिया तो उसमें मिनिमल सा चीज़ है, बच्चे को मोटापा नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ खा ही सकता है, और वीट बेस उसका जो क्रस्ट है। तो ऐसे के अंदर अब ये है तो जंक ही, बट आपने मॉडिफाई क्या कर दिया, एक अनहेल्दी जंक को हेल्दी जंक पे कन्वर्ट कर दिया, एंड यू टेल द किड कि भी ये जाएंगे और ये खा के आएंगे। बट अगेन रिमेंबर द पेरेंट शुड
फॉलो दिस थिंग देन ओनली योर किड विल फॉलो। अगर आप पेरेंट्स नहीं खाते कि आप तो हम सब कुछ खाएंगे और बच्चा एक्सपेक्ट करते बच्चे कि को ये ना हम खाए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। बच्चों को आप उससे महरूम नहीं रख सकते, लेकिन पेरेंट्स भी आजकल बिजी हैं, तो ऐसा क्या दे वो बच्चों को खाने में सुबह से शाम तक, क्योंकि टिफ़िन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं मिला तो ब्रेड पैक करके दे दी, या कुछ जो इजी फूड होता है, किस तरह के खाने से हम बचा सकते हैं, या बिजी पेरेंट्स अपने बच्चों को खाने में किस तरह के सप्लीमेंट्स नहीं कहेंगे पर तुरंत जो बन जाए इस तरह का खाना हम दे सकते सो हैं। बेसिकली ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि वी हैव टू गिव अ हेल्दी डाइट। सो अगर मान लो आप थोड़ा सा फास्ट फूड टाइप सिनेरियो दे रहे हैं स्कूल में, क्योंकि स्कूल में जल्दी पैक करके देना है, तो मेक श्योर कि उसको कॉम्पनसेट कर दें लंच और डिनर के साथ, कि जो वहाँ पे पौष्टिक आहार दे दें। बट अगर स्कूल के लिए बात करें कि आपने फास्ट कुकिंग कुछ ऐसे करके देना है, तो 1 कैन बी स्प्राउट्स, 2 कैन बी जैसे बताया कि आपको आटा ब्रेड दे दीजिए और उसके अंदर जो भी है सैलड्स लगा दीजिए, तो भी हेल्दी बन जाता है। या जो कोई बेसन का चीला टाइप है वो दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ हेल्दी ऑप्शन फॉर द किड्स। और बाकी जो आप मिस कर पा रहे हैं या मॉर्निंग में नहीं दे पा रहे हैं, वो उसको लंच और डिनर का कॉम्पनसेट। तो बच्चे की एक डाइट के अंदर देयर शुड बी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स में हो गया राइस हो गया या चपाती हो गया, प्रोटीन्स वाला पार्ट में आपके वेजिटेबल्स हो गई, मतलब या आपका पल्सेस हो गई, दालें, और पनीर हो गया, और नॉनवेज खाते तो नॉनवेज हो गया। एंड विटामिन एंड मिनरल्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन सब्जियां एंड फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सैलड्स भी इंपॉर्टेंट है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कई बार क्या होता है, खाना खा लिया, सब खा लिया, साथ में दूध पी लिया, पानी पिया ही नहीं, तो ये भी आगे चल के किडनी की दिक्कतें दे देता है या कॉन्स्टिपेशन करा देता है। बच्चों बड़ों को तो पता है कि इतना पानी पीना है, या दिन में 8 गिलास पानी, 2.5 लीटर पानी, ये बताया जाता है। बच्चे के लिए कोई सीमा है कि इतना तो पानी और बच्चों किस के लिए एज तक? आई सजेस्ट कि आप डॉक्टर से पूछिए इसको कितना पिलाना है, बिकॉज हर एज में क्वांटिटी डिफरेंट है। बट अगर हम जनरल एवरेज बात औसत करें, अगर 2-3 साल का बच्चा है तो अराउंड 500 से 700 ml ऑफ वाटर, ठीक है। 5 से 8 साल की रेंज में 1 से 1.5 लीटर वाटर, और एक बार 12 साल तक आ गए तो ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 से 2 लीटर का पानी। अडल्ट में हम कहते हैं एवरेज 2 लीटर आपने पीना, आधा लीटर ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट कई लोग पीते हैं हम 4-5 लीटर पानी पीते हैं, वो भी एक गलत वो भी प्रथा है, खराब है। वो भी गलत प्रथा है कि अगर आप इतना ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो आप पेट को ये भर सब रहे हैं। भ्रांतियां डॉक्टर साहब बहुत हैं आजकल। तो आपको पता चलता है कि जी कम पानी पी रहे हो तो नुकसानदेह, ज़्यादा पी रहे हो नुकसानदेह, रोटी खा रहे हो तो नुकसानदेह है। कोई बताते हैं कि आपको ये सैलेड खानी चाहिए, फिर बोले अरे आप ज़्यादा सैलेड खा रहे हो, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति आ गई है, हर कोई ही सोशल मीडिया पे इस तरह की सलाहें दे पड़ा है। सो इसलिए बेस्ट इसमें रहेगा डॉक्टर से मिलिए कि एक पहले तो अपना बताइए आप क्या क्या ले रहे हैं और उसको मैं कैसे मॉडिफाई करूं एज पर योर बॉडी प्रोफाइल। जैसे कई हैं कि मेरे को थोड़ा वेट पे कंट्रोल चलना, तो आपका ऑप्शंस विल बी स्लाइटली डिफरेंट वर्सेस एक और इंडिविजुअल है जो बिल्कुल वेट बढ़ा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हेल्दी डाइट में अब वैसे वेट बढ़ा नहीं, उसका हेल्दी डाइट में पूरा दिन सैलेड्स एंड फ्रूट्स खाता है, तो फिर और डाइटिंग हो जाएगी। हारे ठीक? का सहारा तो सबका इसलिए हर सर्च एक का इंजन है एक्चुअली। तो concept, हाँ, जैसा आपकी बॉडी प्रोफाइल है, जो आपको सूट करता है उस हिसाब से आप खाइए। बट अगेन मॉडिफिकेशन कुछ करना चाह रहे हैं, कोई मेजर मॉडिफिकेशन, तो हमेशा डॉक्टर से पूछ के कि दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग, क्या ये मेरे लिए वैलिड है या नहीं है, और अपना असेसमेंट करते रहिए। जैसे आपने एक वेट लॉस के लिए कोई अपना स्ट्रैटेजी प्लान की है, तो एक्चुअली हो भी रहा है कि नहीं, ये ना हो कि उसका नुकसान ज़्यादा हो जाए, फ़ायदा कुछ होने बजाय फायदा होने के। तो हमेशा इन कंसल्टेशन करें तो बेटर है। एंड मोर सो विद किड्स में ऐसे ही उठा के कोई चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके रेपरकशन आगे जाके क्या होंगे आपको भी आइडिया नहीं। आपके पास आते हैं ऐसे केसेस जो कहेंगे जी हमने तो सर्च इंजन पे देखा था कि ऐसा वो करना चाहिए तो हमने वो कर लिया और उसका उल्टा असर हो गया? आते हैं ऐसे केस? बहुत आते हैं, थोड़े बहुत नहीं, किडनी प्रॉब्लम वाले भी आते हैं। अच्छा। जैसे हम कोई टेस्ट स्पेसिफिकली कुछ स्कैन्स लिख दें कि जी हमने तो सुना था कि स्कैन से रेडिएशन एक्सपोजर हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने तो कराया ही नहीं। हाँ। तो जब बोला गया था उसके इवेंचुअली अब बच्चे को प्रॉब्लम हो रही तो कभी ना कभी तो वो कराएगा ही, और तब पता लगता है किडनी खराब हो गई। नाउ द गिल्ट कम्स इन कि मैंने तो ऐसी नेट पे पढ़ लिया था ये प्रॉब्लम है, देखो अब किडनी खराब हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ। सो इसलिए बेटर है कि जो आपके इश्यूज भी हैं, आपने पढ़ लिया, सब कुछ मना नहीं है, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल, आप पढ़िए, सब कुछ करिए। बट अगेन आपके बच्चे में वो कितना वैलिड है, करना है नहीं करना है, अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस कर लीजिए ताकि बाद में पछतावा ना हो, ठीक है। और कभी कभी पेरेंट्स ओवरडू भी करते हैं, हमने रिस्ट्रिक्शन बताए 2, वो 3-4 और डाल के बच्चे को 5 रिस्ट्रिक्शन लगा के इवेंचुअली बच्चा का कंप्लायंस खत्म हो जाता है,
कि जब करने थे 2 तो 5 एक्स्ट्रा करके कोई फायदा तो मिलेगा नहीं। बट बच्चा बोलेगा इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, घर पे चाहे वो आप रिस्ट्रिक्शन का काम चला रहे हैं, स्कूल में जाके फिर वो बिंज ईटिंग करेगा, तो फिर रिस्ट्रिक्शन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। डॉक्टर्स के पास तो चूंकि सभी मरीज हैं और हमारे जिनके बच्चे होते हैं इमोशंस जुड़े होते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा केस आया जिससे आपको बड़ा अचंभा हुआ, अरे ये कैसे हो गया, या कोई ऐसा केस जिसको देखकर आपको लगा कि ये बड़ा सरप्राइजिंग है? नॉट से सरप्राइजिंग है, बट एक हमारा एक बच्चा था जिसको मतलब एग्जांपल कहेंगी, उसको न्यूबॉर्न आईसीयू में आया था हमारे पास, एंड हैड किडनी फेलियर, एंड दिस किडनी फेलियर वाज बिकॉज ऑफ द प्रीमेच्योरिटी, कि प्रीमेच्योर हो गया, बाकी ऑर्गन्स अभी डेवलप नहीं। इट वाज जस्ट अ 600 ग्रामर बच्चा, 600 ग्राम का, और किडनी फेलियर हुआ। तो पेरेंट्स का डिस्कशन हुआ कि नहीं हम तो सब कुछ करना चाहते हैं, नहीं तो 600 ग्राम में बचेगा नहीं बचेगा वाला ही था। इवेंचुअली इस बच्चे का इवन वी डिड डायलिसिस, तो इट वाज काइंड ऑफ द यंगेस्ट डायलिसिस जो किया 600 ग्राम के बच्चे का, और आज की डेट में स्टिल सर्वाइविंग एंड डूइंग वेल। तो दैट वाज अचंभा कि ऐसे चीजों में भी अगर टाइम पे एक्शन ले लो तो कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं। मेडिकल पे भी बिलीव बढ़ाती हैं, बचेगा कि नहीं बचेगा। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे किडनी फेलियर आ गया तो पेरेंट्स एकदम डिप्रेसिव मोड में, कहाँ किडनी फेलियर है तो परमानेंट फेलियर हो गया, एंड सडनली पता लगा। तो कई बार कई पेरेंट्स आ जाते कि हमने तो छोड़ दिया बच्चे को कि अब कुछ नहीं कर सकते। इवेंचुअली कोई रिश्तेदार आके लेके आ, नहीं जी ऐसे छोड़ना नहीं होता, करना है, सब कुछ करना है, एंड सडनली जैसे फ्रेश मोटिवेशन मिली हो, तो उन बच्चों में फिर डायलिसिस भी हुआ, डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट भी हुआ, आज बिल्कुल नॉर्मल हैं। आजकल जो हमारे पोस्ट ट्रांसप्लांट गेम्स होती हैं उनमें भी खेल रहे हैं। मतलब कहाँ आप छोड़ने चले थे और कहाँ बच्चा एकदम ही यू टर्न मार के एंड डूइंग वेल, स्कूल भी जा रहा है, खेल भी रहा है, कूद भी रहा है। सो कुछ चीज़ें जो पहले बिल्कुल नहीं होती थी, अब क्योंकि इतना यू कैन से एडवांसमेंट हो गई साइंस में, तो वी आर एबल टू सेव सच चिल्ड्रन विद गुड आउटकम्स। कितना खर्चा लगभग आता है इसके इलाज में? खर्चा डिपेंड करता है बीमारी टू बीमारी में। Okay. जैसे अगर हम सिंपल हीमोडायलिसिस की बात करें तो खर्चा इज ऑलमोस्ट लाइक अडल्ट जितना भी उसमें होता है। तो हीमोडायलिसिस की बात करें तो ऑलमोस्ट जैसे प्राइवेट सेंटर्स में अराउंड 4-4.5 हज़ार का एक डायलिसिस सेशन हो जाता है। गवर्नमेंट सेटअप पे बात करें तो जो गवर्नमेंट के टोटली फ्री वाले भी होते हैं वहाँ पे भी हो जाता है। बट अगेन खर्चे में अब जनरल नहीं बताना चाहिए क्योंकि इतनी तरह की किडनी बीमारियाँ हैं। बट देन अगेन डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपका कोई भी खर्चा नहीं है तो हमारे गवर्नमेंट सेंटर्स भी कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों के किडनी के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। तो वहाँ पे भी जाके उनको दिखा सकते हैं एंड यू विल गेट क्वालिटी केयर विद ऑलमोस्ट नो फंड्स। ओके, और ट्रांसप्लांट में भी यही स्थिति है? हाँ, ट्रांसप्लांट के अंदर ये है कि आपका अगेन कुछ स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट फंडेड ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, तो वो वहाँ गवर्नमेंट फंड करती है, आप ट्रांसप्लांट कराते हैं एंड देन यू गो बैक टू योर ओरिजिनल सिटीज़। और कई स्टेट्स में अभी वो क्योंकि उतनी एडवांसमेंट आई नहीं है कि बच्चों के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट फ्री हो जाएं, तो उस पर्सपेक्टिव से कई जगहों पे पेड ट्रांसप्लांट्स हैं, कईयों में आपको सब्सिडाइज करके मिलते हैं। तो जहाँ जैसे भी लाखों का खर्चा है, लेकिन एवरेज बच्चों के किडनी के ट्रांसप्लांट नेट बात करें जिसमें आपको बच्चे की किडनी की सर्जरी भी होनी है, साथ में डोनर का भी सारा वर्कअप होना, डोनर यूजुअली पेरेंट होता है, उसके भी टेस्ट होने, उसकी भी सर्जरी, तो टोटल मिला जुला के अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास का खर्चा पड़ जाता है टोटल इसका बात करें। प्लस इन दवाइयाँ लगती हैं उसमें अराउंड 30 से 40 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स, एंड देन ये खर्चा धीरे धीरे करके कम हो जाता है क्योंकि दवाइयों की डोज कम करनी शुरू कर देते हैं। बट देन अगेन ये याद रखें, जो किडनी लगाई जाती है ये वन टाइम की नहीं, लगा दिया तो हमेशा के लिए छुट्टी है। अच्छा। इस किडनी की भी लाइफ है, ये अराउंड 10 से 15 साल की होती है, और उसके बाद द किड में रिक्वायर अनदर ट्रांसप्लांट अगर वो बिल्कुल बैठ जाती है तो। बट फंक्शन धीरे धीरे कम होना चाहिए, बट ये नहीं कि 15 साल पे जी नया लगा दो, ऐसा नहीं होता। इसमें भी डोनर की वेटिंग लिस्ट का हिसाब किताब है? डोनर की वेटिंग लिस्ट का मैम वो कैटेगरी के लिए होता है। अगर आप लाइव रिलेटेड बात कर रहे हैं कि पेरेंट ने देनी है तो इसमें कोई वेटिंग नहीं है। okay. इसमें आपका बच्चे के वर्कअप कराते हैं, मदर या फादर मदर का वर्कअप कराते हैं, और उसके बाद हमारी ऑथराइजिंग कमेटी होती है जहाँ गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड इंडिविजुअल्स आते हैं, वो क्लियरेंस देते हैं कि हाँ दिस इज अ वैलिड रीजन फॉर ट्रांसप्लांट, पेरेंट इज गिविंग, ठीक है, तो वो अप्रूव कर देते हैं और उसके बाद ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। मैच हो जाती है अमूमन पेरेंट की मैच करेगी 50% विल मैच क्योंकि अपना ही बच्चा है, ठीक। जो अडल्ट्स के अंदर ये कंसेप्ट, क्योंकि अडल्ट के अंदर आप पेरेंट कहाँ से लाएंगे, वो हैं भी तो बहुत ओल्ड है, तो वहाँ होता है कि वाइफ दे रही है वो मैच किया नहीं किया, भाई दे रहा मैच किया नहीं करा, वो सब कंसेप्ट ज्यादा है। बच्चे में क्योंकि फादर या मदर दे रहे हो तो 50% तो मैच करेगा क्योंकि अपना बच्चा है। तो यहाँ पे मैचिंग इज नॉट टू मच ऑफ एन इशू, इट इज ओनली कि बच्चे की एज ऐसी होनी चाहिए कि वो अडल्ट किडनी लगवा पाए।
तो वो ऑप्टिमाइजेशन वो डॉक्टर को करना होता है एंड ओवरऑल द हेल्थ शुड बी गुड टू टेक अ ट्रांसप्लांट। ये तो तमाम मेडिकल की बातें हो गई, और लेकिन इसके साथ बड़े सारे इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आप बच्चों में डील करते हैं। किसी भी पेरेंट्स के लिए बच्चा उसकी धुरी होता है, उसकी पूरी दुनिया होता है। जब पता चलता है कि किडनी प्रॉब्लम है, और आप कितना भी कह लें कि सब कुछ अवेलेबल है, हर तरह की सुविधा हो गई है, लेकिन जब मालूम चलता है कि किडनी की बीमारी है, किडनी फेलियर की स्थिति है, या किडनी ट्रांसप्लांट की बात है, तो इमोशनली उनको कितनी केयर की ज़रूरत होती है, बच्चे को प्लस परिवार को, और वो कौन देखता है? देखो नॉर्मली इमोशनली जो होता है कि फर्स्ट इज जिसको हम कहते हैं ब्रेकिंग द बैड न्यूज़, कि जी आ गई है, रिपोर्ट भी आ गई है और अब आपको बताना है कि ये परमानेंट किडनी फेलियर है। तो उसमें अगेन वी सिट डाउन, वी डिस्कस विद द पेरेंट्स, पूरा कि बताते हैं धीरे धीरे करके कि भाई ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे हैं। एंड साथ में जब आप काउंसिल कर रहे होते हैं तो रीज़न भी बताया जाता है एंड फ्यूचर दिखाना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ ये बोलें किडनी फेलियर हो गया, अब इसके आगे हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो इट इज़ लाइक अ टोटल ब्रेक डाउन सिचुएशन। सो आपको ये भी बताना होता है कि ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये हमारे पास ट्रीटमेंट है। और जब आप वे फॉरवर्ड दिखाते हो तो धीरे धीरे करके थोड़ी सी रे ऑफ होप आनी शुरू हो जाती है। बट दीज पेरेंट्स रिक्वायर रिपीटेड काउंसलिंग एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें हम ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं, बिकॉज दे आर योर सपोर्ट सिस्टम्स एट होम। ओके। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज में दिक्कतें थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं है। फादर अगर ऑफिस पे जा रहा है, मदर अकेली किडनी के पेशेंट के साथ लगी पड़ी है, हॉस्पिटल जाना आना, तो पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन कर जाता है। बट जहाँ पे थोड़ा जॉइंट फैमिली है, फैमिली सपोर्ट आ जाता है, तो थोड़ा बैकअप इनको मिल जाता है। सेकेंड होता है इनका फाइनेंशियल काउंसलिंग, कि अब खर्चा एकदम होने वाला है, इट्स लाइक सडन बर्डन टू द फैमिली एंड लॉन्ग टर्म खर्चा है, छोड़ भी नहीं सकते और करना भी है। सो देन दे कैन टेक सम एनजीओ सपोर्ट्स ले सकते हैं। कई हॉस्पिटल उसको सब्सिडाइज करते हैं ट्रीटमेंट्स, कई जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी, गंगाराम में भी, वी हैव फैसिलिटीज़ फॉर सब्सिडाइज ट्रीटमेंट। तो जहाँ हमको लगता है कि अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वी डोंट से कि नहीं आप मत आओ, हमारे को मत दिखाओ, तो आप सब्सिडाइज कर देते हो। फिर वहाँ जनरल वार्ड के भी बैठ जाएँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के भी, तो डिपेंडिंग ऑन किस स्टेटा से आ रहे हैं वील बी ट्रीटिंग यू। तो उसमें एक सपोर्ट सिस्टम की, चलो डॉक्टर भी सेम है लेकिन एटलीस्ट कैटेगरी हमारी डाउन होगी, तो जो हेल्प मिल सकता है वो उनको मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इस, अगर इसके बाद भी, आपकी काउंसलिंग के बाद भी दे आर नॉट एबल टू कम आउट। जैसे कई बार होता है फैमिली के कुछ मेंबर्स तो विद टाइम थोड़ा ग्रीफ पीरियड आएगा, विद टाइम दे विल गेट यूज्ड टू इट एंड दे विल फाइट इट आउट। कुछ हैं जो बिल्कुल ही ब्रेक डाउन वाले, तो इनको हम भेजते हैं अपने साइकेट्रिस्ट के पास जो फैमिली काउंसलिंग्स करते हैं। फैमिली काउंसलिंग में मीन्स एक बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है, हु अंडरस्टैंड द बीमारी, उसको अपना भी फ्यूचर देखना है, आगे कि मेरे साथ क्या होगा, मैं स्कूल ही नहीं जा पा रहा है, तो बच्चे की काउंसलिंग भी होगी एंड मोटिवेशन किया जाएगा, बोथ फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम मेडिकल पर्सपेक्टिव, अलॉन्ग विद द फैमिली मेम्बर्स। क्योंकि जहाँ ये यूनाइटेड फैमिली रहती है, मोटिवेटेड रहती है, लॉन्ग रन इज़ वेरी गुड। उसके बाद हम कई अपने जो पेरेंट्स आते हैं हमारे पास अपने पेशेंट दिखाने, उनके साथ भी उनको मिलवाते हैं, उनसे बात कराते हैं कि ये भी उसी फेज से निकले हैं। अच्छा। सो वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, इसको हम कहते हैं पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, कि आपको पता होना चाहिए कि ये इश्यूज आते हैं, इसको ऐसे हैंडल करते हैं, हमने यहाँ से हेल्प ली थी, हमें ये इसका फ़ायदा मिला, इसका नुकसान हुआ, उसके हिसाब से, जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस शेयरिंग। हाँ, उससे भी ये बड़ा बहुत काम फायदा करता है मिलता हिंदुस्तान में। बट देन इट बच्चों हैज़ को टू बी एक्सपीरियंस शेयरिंग फ्रॉम द राइट पेशेंट। Yes. अगर आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग एग्जांपल, उसको कोई प्रॉब्लम हुई, उसने ट्रीटमेंट खुद ही नहीं कराया और बच्चे की हालत ख़राब होगी, अब ये उसके साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग करेगा तो इट विल बी लाइक अ टोटल डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस। सो जो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ वर्क में रहते हैं, जो बच्चे अच्छे चल रहे हैं, उनके साथ हमेशा मिलना इज़ बेटर, सो दैट आप मोटिवेटेड रहते हो। बच्चों को भी समझाना पड़ता है, बच्चों को बच्चे definitely समझाना। स्थिति में होते हैं, मतलब किस एज से किस एज तक, और आपको कितना मुश्किल आता है, कोई केस अगर आप बताना चाहें? मैं केस तो नहीं, एक इंसिडेंट बताना चाहेंगे। पहले के टाइम में बहुत बार होता था, जैसे पेरेंट्स किसी रेफर्ड आए, पता है किडनी खराब है, अब रेफर होके आए किसी टायर 2 टायर 3 सिटी से कि जी एक बार दिखा के आए कि आगे का ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो जब हम डिस्कशन स्टार्ट करते कहते बच्चे को बाहर भेज दीजिए चेंबर से, बच्चा बाहर बैठेगा, हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड तो शुरू में इवन आई वाज ओके विद इट, बट इवेंचुअली देखा है कि आपने पेरेंट के साथ सारा डिस्कशन कर लिया, ट्रीटमेंट प्लान बना लिया, विद इन अ, जैसे अब 1 साल के अगर अंदर एक्सपीरियंस में देखें, जब आ रहा है दिखाने, तो बच्चा दवाई नहीं खाता, कहते इतनी दवाइयाँ होंगी, वो खाने को रेडी नहीं है, थूक देता है, फेंक देता है, बेड के नीचे फेंक देगा। एंड द मेन रीजन इज आपने बच्चे की काउंसलिंग ही कभी नहीं करी। सो आप बच्चे का ट्रीटमेंट करा रहे हो बिना उसको बताए तेरे को प्रॉब्लम क्या है, उसका स्कूल
बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको अगर बार बार हॉस्पिटल लेके आए तो स्कूल कैसे जाएगा। उसके बाद मान लो उस बच्चे का डायलिसिस होना है, तो बच्चे के साथ आपने बात ही नहीं करी, उसको डायलिसिस पे चढ़ा दिया। सो हमेशा बच्चे को पार्टी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उतना बताइए जितना उसको जानना है, बट ये भी बताइए कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है, इसके बेसिस पे आपको ये होगा। जैसे कुछ उसकी बॉडी में कुछ नेगेटिव हो रहा है, उसको दर्दें हो रही है, थकावट आ रही है, सूजन आ रही है, तो उसको ये बता सकते हैं ये देने से ये चीज़ बेटर हो जाएगी। एंड अगेन चाहे 19-20 का ही फ़र्क है कुछ, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी, देन यू कैन जस्ट रिलाई कि जी जो आपने दवाइयाँ खाई हैं, देख उसका फ़ायदा भी मिला, तेरी हाइट भी बढ़ गई, तेरा ये भी हो गया। सो अगर आप हर चीज़ को लिंक करते हैं विद द गुड्स एंड द बैड्स, तो बच्चे का कंप्लायंस बेटर हो जाता है। 12 से 18 को हम कहते हैं ट्रांजिशनिंग फेज, कि धीरे धीरे करके 12 तक तो पूरा पेरेंट डिपेंडेंट सिनेरियो चलता था। 12 से 18 में आपको बच्चे को पार्टी टू द ट्रीटमेंट बनाना होता है कि भी कुछ चीज़ें आप करिए, कुछ चीज़ें पेरेंट को करने दीजिए, सो दैट 18 के बाद जब ये इंडिविजुअल बन जाते हैं, मान लो कॉलेज जाना है, कहीं बाहर पढ़ने जाना है, तो ये ना हो कि आप सडनली पेरेंट के सपोर्ट ग्रुप सडनली जीरो हो गया। तो या तो पेरेंट उसको कभी जाने नहीं देगा कि तेरे को बीमारी तो जाएगा नहीं, या कभी वो चला गया और उसके बाद वहाँ जाते एकदम क्रैश कर जाएगा, क्योंकि उसने कभी अपना ध्यान खुद रखा ही नहीं। सो 12 से 18 में हम ट्रांजिशनिंग कहते हैं, कि जहाँ बच्चे को धीरे धीरे करके उसके पैर पे खड़ा होना सिखाते हैं। एंड 18 के बाद जहाँ लगता है कि 18 से 22 के बीच में कि हाँ अब अपना ध्यान वो खुद रख सकता है, तो धीरे धीरे पेरेंट्स को बोलते हैं कि अब धीरे धीरे आप आना कम करिए, इसी को भेजिए दिखाने के लिए, सो दैट धीरे धीरे करके दे गेट यूज्ड टू इट। नहीं तो अगर आपने ये पार्ट नहीं किया, 18 के बाद कहते हैं कल से मेरे को मत दिखाना, आप किसी और डॉक्टर को दिखाना, वो सडनली द सिस्टम क्रैशेस, उसका लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होगा। इवन जैसे हम भी अपने 18 के बाद ये नहीं बोलते कि हम देखेंगे नहीं, 18 टू 21-22 तक ट्रांजिशनिंग कहते हैं, चलो अडल्ट नेफ्रोलॉजिस्ट को भी दिखा ले, हम भी देख लेते हैं, सो दैट एक शेयर्ड केयर चलता रहता है। इवेंचुअली जब ये 12, 21, 22, 23 साल के हो जाते हैं, इवेंचुअली जैसे शादी का टाइम हमारा कुछ आ रहा है, देन वी से नाउ इट्स बेटर दैट यू माइग्रेट टू अडल्ट नेफ्रोलॉजिस्ट। सो जैसे अब क्योंकि बच्चा छोटे से बच्चे को इतना पाला होता है, तो वी आर आल्सो पार्ट ऑफ देयर फैमिलीज, सो सडनली छोड़ते हुए भी मुश्किल होती है, एंड इट्स एन इमोशनल अटैचमेंट। एक बड़ी समस्या हिंदुस्तान में ये है कि हम लोग सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, 4 लक्षण सर्च इंजन में डाले और मालूम चल गया कि ऐसा है। और दूसरा ये होता है कि अस्पतालों के चक्कर कौन काटेगा, दवाओं के कुछ चक्कर में नहीं फंसना, ऑल्टरनेट थेरेपीज़ पर जाकर देखते हैं वो कितनी नुकसानदेह, और क्या वो फ़ायदा भी कर सकती हैं किसी स्टेजेस तक। अब इसमें यह है कि अगर हम सेल्फ मेडिकेशन की बात करें, तो सेल्फ मेडिकेशन एज लॉन्ग एज इट इज़ फॉर बेसिक मेडिकेशन, जैसे कॉफ कोल्ड हो गया, ठीक है, फीवर के लिए पैरासीटामोल ले लिया, यहाँ तक चलता है, ठीक है, जो आपको पता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो सिमिलर दवाई लिख के देता है। बट सेल्फ मेडिकेशन स्ट्रिक्टली नो फॉर समथिंग लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स वाली, जैसे क्रॉनिक प्रॉब्लम है, एस्थमास हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, अब ये खुद ही नेट में डाल के ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, ये गलत हो जाता है, क्योंकि अगर आपने राइट डिसीजन राइट टाइम पे नहीं लिया, राइट दवाइयाँ नहीं डाली, तो वो और ख़राब हो जाती हैं कई बार। सेकंड, पेन किलर मेडिसिन अपने आप नहीं लेनी चाहिए, सिंपल पैरासीटामोल इज सेफ, पेन किलर मेडिसिन ले ही जा रहे हैं, दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ले जा रहे हैं, बाद में पता लगा किडनी खराब हो गई पेन किलर मेडिसिन लेके। या बीपी की हाई था, मैंने एक बार देखा बीपी की नेट से दवाई निकाली, वो 2-3 दिन खाई, ठीक हो गया, मैंने छोड़ दिया, तो ये बीपी फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाता है, आपने कभी इवैल्यूएट ही नहीं करा है कि आपको बीपी था क्यों, तो ऐसे भी नुकसान दे देता है। सो अगर सिंपल जो जिसको हम कहते हैं हाउस होल्ड इशूज़ के लिए अगर आप मेडिसिन लेते हैं दैट्स फाइन, बट जहाँ लगता है क्रॉनिक होता जा रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, तो हमेशा जाके एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। सेल्फ मेडिकेट करते भी हैं तो वो भी जाके अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए कि ये मैं ले सकते हैं, कि ले सकती हूँ या नहीं ले सकती, रादर देन रैंडमली कुछ लिए जा रहे हैं और आपकी हेल्थ ही खराब हो गई। उस टाइम पे आपको कभी अगर जब डॉक्टर से डिस्कस भी करेंगे जी किडनी क्यों खराब हुई, तो अब उस टाइम पे ये सारी डिस्कशन नहीं आती कि आप सेल्फ मेडिकेट कर रहे थे, आप ये दवाइयाँ खा रहे थे, तो डॉक्टर भी सोच रहा होता है क्यों हो रहा है, आप भी डाउट में ही है, बट ये भूल जाते हैं इतने सालों से कुछ आप खा रहे थे जो धीरे धीरे किडनी का फंक्शन खराब। हाँ, बहुत से लोग हैं उठा के खाते रहते हैं कंटिन्यूअस तरह। देन आया था ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, अगेन कुछ बीमारियों में डेफिनेटली इट वर्क्स, बट अगेन बी क्लियर टू द मतलब डिस्कस विद योर डॉक्टर्स, जो भी ऑल्टरनेटिव वाले भी हैं, कि इस चीज़ के लिए हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर वो कहते हैं हाँ जी इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो मोस्ट वेलकम लीजिए। बट एक चीज़ जिसके लिए स्ट्रिक्ट मना करता हूँ अपने पेशेंट से, मिक्स्ड थेरेपी मत लीजिए। एग्जाम्पल, आपने होम्योपैथी भी खा रहे हो, आयुर्वेदी भी खा रहे हो और एलोपैथी भी खा रहे हो फॉर द सेम डिसऑर्डर। इट इज़ समथिंग लाइक आप निमोनिया के लिए 3 डॉक्टरों को दिखा के आए एलोपैथी में, तीनों ने अलग अलग एंटीबायोटिक दी और तीनों खिला दी बच्चे को, तो ऐसे में तो नुकसान ज़्यादा, फ़ायदा कम है, क्योंकि आपस में साइड इफेक्ट भी तो होते हैं। सो इफ़ यू हैव बिलीव इन वन काइंड ऑफ थेरेपी, स्टिक ऑन टू दैट थेरेपी, मिक्स एंड मैच मत करो, ये भी चला दो वो भी चला दो, मतलब वो खिचड़ी पक जाती है एकदम, और इवेंचुअली नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम है, और किससे क्या हो रहा है किसी को नहीं समझ आता।
जैसे मैं एलोपैथी दे रहा हूँ तो मैं अपने साइड इफेक्ट देखूंगा इसमें आए कि नहीं आए, हाँ बट जहाँ दूसरी चीज भी बीच में आ गई उसका क्या इंटरेक्शन है मेरे को कोई हाँ, आइडिया लोग नहीं कई लगेगा। बार हाँ, घर से भी इलाज करते रहते हैं और तो कह रहे डॉक्टर जो करना करिए, जो पर आपको जिस पे बताते बिलीफ हैं। है, बट स्टिक ऑन टू वन काइंड ऑफ थेरेपी, मिक्स एंड मैच नहीं करते। हम्म, अगर इफ वन फेल्स टू स्विच टू सेकंड, हम्म। बट ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी करेंगे, घरेलू नुस्खे भी लगा लेंगे, तो वो सारा फिर फाइनली हो क्या रहा है किसी को नहीं समझ आता। पेरेंट्स को कुछ राय, कुछ सलाह, कुछ कहना चाहते हैं कि कहाँ पर उन्हें समझ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, कुछ अपनी ओर से आप देखो पेरेंट्स को। पेरेंट्स के लिए एक जनरल सलाह ये रहेगी, एक जब बच्चा पैदा होता है अगेन एक जनरल हेल्थ चेकअप जरूर कराइए। ठीक है, शुरू में जनरल हेल्थ चेकअप बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा था क्योंकि वैक्सीनेशंस के लिए जा रहे हैं तो हाइट वेट सब कुछ चेक हो रहा होता है। इवेंचुअली जब 5 साल का बच्चा हो जाता है और वैक्सीनेशंस कम हो जाते हैं तो ये जनरल हेल्थ चेकअप खत्म ही हो जाता है। आप हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर किसी बीमारी के लिए, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, लूज मोशन हो गया, ऐसे के अंदर 90% आपका जो उस टाइम का वेट होता है या बीपीज हो गए कुछ भी वो चेक करना चाहते हैं वो अब नॉर्मल होंगे बिकॉज बीमारी है, बट नॉर्मल लाइफ में आप कभी आए नहीं दिखाने। सो हमेशा वंस अ ईयर मेक श्योर कि आप डॉक्टर के पास जाएं बिना किसी इलनेस के, सिर्फ एक जनरल हेल्थ चेकअप पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाइट वेट बीपी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है बच्चे का कि नहीं चल रहा। सेकेंड इज जो जितने भी न्यूबॉर्न्स पैदा होते हैं स्पेशली बॉयज़ हैं उनकी सूसू के धार जरूर देखिए, वो एक बहुत मेजर चीज़ है जो मिस हो जाती है और कोई चेक नहीं कर पाता और बाय द टाइम पता लगता है तो बहुत लेट हो गया होता है और किडनी खराब हो गई होती है। थर्डली ये जो जितना भी जंक्स हैं जैसे हमने बताया स्ट्रिक्ट जीरो जंक खिलाएंगे वो पॉसिबल नहीं है आज के सिनेरियो में। इट इज़ स्विच ओवर टू हेल्दी जंक्स, मैदा आइटम बंद करिए, स्विच ओवर टू व्हीट बेस्ड आइटम्स, थोड़ा सैलड्स फ्रूट्स बढ़ा दीजिए तो बच्चा भी इंजॉय करता है और हेल्दी लाइफस्टाइल भी मिल रहा है उसको। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड यूरिन एंड मोशंस के लिए जैसे बताया अर्ली ट्रेनिंग इज़ बेटर। यूरिन करने के लिए जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को टॉयलेट लेके जाना, उसने कुछ सुसु करना, उसको बोलो 1 मिनट का टाइम ले, पूरा यूरिन कर और फिर उठ। मोशंस की जब ट्रेनिंग स्टार्ट कराते हैं 1.5-2 साल पे कि 15 से 20 मिनट बैठे एंड बच्चा शुड बी कंफर्टेबल ऑन द पॉट सीट। इफ द बच्चा इज नॉट कंफर्टेबल हमेशा वो 2-2 मिनट में उठ जाएगा। तो 15 से 20 मिनट आराम से उसको बिठाइए, कंफर्ट लेवल होना चाहिए सो दैट आने वाले टाइम में इन प्रॉब्लम्स के चांसेस कम हो जाए। और अगर किसी भी टेस्ट में कहीं पे भी आपको लगा है कि किडनी में दिक्कत आ रही है, जैसे यूरिन में ब्लड आ गया, यूरिन में प्रोटीन आ गया, अल्ट्रासाउंड में किडनी में नुक्स आ गया, तो इग्नोर मत करिए। कई बार होता है आया तो था बट बच्चा मेरा ठीक था, मैंने कुछ किया ही नहीं। कितनी जल्दी इलाज शुरू कर देना इट चाहिए? इज़ नॉट, इलाज शुरू कर लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए कि हुआ क्यों है। कई बार बहुत टाइम पे सेल्फ लिमिटिंग होता है, सिंपल फीवर अगर बच्चे को आता है चाहे निमोनिया से आता है, यूरिन में थोड़े बहुत आरबीसीज ब्लड आ जाता है जो इवेंचुअली ठीक हो जाता है। सो अगेन कुछ ऑड आया है तो डॉक्टर को मिलिए और उसको असेस करने दीजिए। कुछ शॉर्ट टर्म वाली प्रॉब्लम्स होती हैं जो सेटल हो जाती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट टाइमली ट्रीटमेंट तो इनिशिएट होगा और इससे आपका लॉन्ग रन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी हर चीज़ बेटर हो जाती है। फिर भी डॉक्टर साहब, वायरल बुखार, खांसी, सर्दी ये चीज़ें हैं जिनको पेरेंट्स झेल लेते हैं, लेकिन बात जब ऐसे बड़ी बीमार नाम सुनते हैं किडनी से रिलेटेड कुछ, उन पेरेंट्स को क्या आप होप देंगे कि ऐसा कोई बड़ा हुआ नहीं है, सब चीज़ों का इलाज है और संभव है और स्वस्थ हो सकते हैं वापस? तो जैसे बताना चाहिए कि मेजॉरिटी किडनी की प्रॉब्लम्स जो बच्चों में आ रही हैं आर ट्रीटेबल। ठीक है, चाहे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स हों चाहे शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स हों, बट ट्रीटेबल हैं कंपेयर टू वही 15-20 साल पहले जब होता था कि नहीं ये ट्रीटमेंट एडल्ट में पॉसिबल है, बच्चों में पॉसिबल नहीं है। और मेरे खुद की जो ओपीडीज़ के अंदर ऐसे हुआ है जहाँ हमारे सीनियर्स ने बोला हुआ कहाँ इस पे टाइम वेस्ट करो इन बच्चों पे, आप ऐसा करिए, पेरेंट्स को बोलिए एक और बच्चा कर लें, ये नहीं ठीक हो सकता। बट फॉर अ पेरेंट्स ये डिवास्टेटिंग हो जाता है कि इसके साथ क्या करूँ मैं जिसको प्रॉब्लम आ रही है, और अपने बच्चे को अपने सामने ख़राब होते हुए देखना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ट्रीटमेंट ऑप्शंस ही नहीं थे। बट आज की डेट में देयर आर ट्रीटमेंट ऑप्शंस, टाइम पे दिखाइए, एक जगह पे नहीं है तो उन्हीं से डॉक्टर से पूछिए कि भाई इस चीज़ का कहाँ अवेलेबल है ट्रीटमेंट, क्योंकि हर जगह पे अवेलेबिलिटी भी नहीं है क्योंकि ये एक ग्रोइंग ब्रांच है पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, तो हर जगह पे नहीं है। बट जहाँ अवेलेबल एटलीस्ट वहाँ पहुँचिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, और बच्चे का इलाज कराइए। मेजॉरिटी बीमारियाँ जो हैं ट्रीटेबल हैं, मैनेजेबल हैं, और टाइम पे पकड़ के टाइम पे ट्रीटमेंट करते हैं तो आउटकम्स भी अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर कनव आनंद और बड़े अच्छे से उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया है। कई बार बच्चों के संदर्भ में माँ बाप किसी बड़ी बीमारी का नाम सुनते हैं या किसी ऐसे ऑर्गन का नाम सुन के कि वहाँ पर कोई दिक्कत है, घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है और यही बताया है डॉक्टर साहब ने कि अब लगभग हर बीमारी का इलाज है, सब कुछ ट्रीटेबल है। आपको बस उम्मीद की डोर थामनी है और इसके साथ ही सतर्क रहना है। अपने बच्चे के स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई हरकत असामान्य लग रही है उस पर नज़र ज़रूर रखनी है। फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ, किसी और एक्सपर्ट के साथ। धन्यवाद।